हेलो टेंथ क्लास। इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स, जो हमारा चैप्टर 3 था। ये उसी का सेकंड पार्ट है। हम जेनेटिक्स को आगे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैंने लिखा है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी कब हुई थी? अब देखो, रीडिस्कवरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका रीज़न ये है कि मेंडल ने जो कुछ भी बताया था हमको जेनेटिक्स के बारे में, जो उन्होंने लॉ दिए थे अपने इनहेरिटेंस के, उनमें कुछ मेंडल ने जो भी किया था उसको लोग पहचान नहीं पाए थे, उसको लोगों ने समझा नहीं। उसका बहुत सारा रीज़न था, और वो रीज़न क्या था कि एक तो ये कि मेंडल ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसको इजी लैंग्वेज में नहीं बताया था, तो लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे कि मेंडल क्या बताना चाह रहा है, जेनेटिक्स क्या है क्या नहीं है। तो लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाए थे। दूसरा उसका रीज़न ये था कि मेंडल ने जो भी अपना काम किया था वो छोटे छोटे न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करवाया था, तो वो लोगों तक पहुंचा नहीं था। जो बड़े लोग थे या जो साइंटिस्ट थे जो इस चीज़ को समझ सकते थे, उसने मेंडल की स्टडी की तरफ ध्यान नहीं दिया। और उसका सबसे बड़ा थर्ड रीज़न ये था कि उस वक्त डार्विन नाम के साइंटिस्ट थे, तो डार्विन की स्टडी जो है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, और सारे साइंटिस्ट का ध्यान जो है वो डार्विन की तरफ था। तो मेंडल की स्टडी को किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ था, मेंडल के वर्क को उस समय बिल्कुल भी ख्याति नहीं मिली थी, लोगों का सपोर्ट नहीं मिला था, किसी ने मेंडल को याद भी नहीं किया था कि उसने क्या बताया है क्या नहीं, जेनेटिक्स क्या है। लेकिन मेंडल के कम से कम, मेंडल का जो उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसके 23 साल बाद फिर से 3 साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने फिर से मेंडल के ही वर्क को रीडिस्कवर किया था। यानी मेंडल ने जो कुछ डिस्कवर किया था उसी को उसने वापस से डिस्कवर करके बताया था, और तब लोगों को वो चीज़ समझ में आई थी कि हाँ, ये पहले मेंडल ने बताई थी और मेंडल ने बिल्कुल सही बताया था। तो उसके बाद में मेंडल के वर्क को ख्याति मिली और लोग उस चीज़ को समझने लगे, और फिर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाने लगा कि हाँ, मेंडल ने इनसे पहले ये चीज़ हमको बता दी थी और एकदम सही बताई थी। तो वो 3 साइंटिस्ट कौन थे, जिसमें फर्स्ट नाम है ह्यूगो डी ब्रिज, जो हॉलैंड के रहने वाले थे। सेकंड है कॉल कॉरेंस, जो जर्मनी के रहने वाले थे। और थर्ड है इरिक वॉन शेनमोर, जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने 1900 के अंदर, यानी 1900 के अंदर, इन्होंने सबसे पहले रीडिस्कवर किया था मेंडल के वर्क को। और इसको इन 3 साइंटिस्ट की मदद से, ये जो 3 साइंटिस्ट है इनकी मदद से मेंडल को अपने वर्क की जो भी ख्याति वो मिल पाई थी। तो इसको बोलते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो ये आपको पता है, होना चाहिए कि वो 3 साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। अब हमको यहाँ पर पढ़ना है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, यानी जेनेटिक्स के अंदर जो भी वर्ड हम यूज़ में लेते हैं, जो भी टर्म्स यूज़ में लेते हैं, उनके क्या मीनिंग है, उनके मतलब क्या निकलते हैं, वो हमको यहाँ पर समझना है। तो इसमें सबसे पहला मैंने लिखा है जीन। देखो, जीन क्या होता है, कंट्रोल एनी वन कैरेक्टर। जीन का काम होता है किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करना। जीन जो होते हैं वो हमारे डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पर वो लोकेट होते हैं, वहाँ पर उनका स्थान होता है जीन का। और जीन क्या होता है, किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारी आँखों का कलर भूरा है, तो हमारी आँखों के कलर को भूरा करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। हमारे बालों के कलर को काला करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। हमारी हाइट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे जितने भी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होती है, जो भी कैरेक्टर होते हैं, उन सबको एक एक अलग अलग जीन कंट्रोल करता है। हर जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो जीन की मदद से ही हमारे सारे कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं, और जीन की वजह से ही वो आगे दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं। जैसे जो जीन हमारे फादर से हमारे अंदर पहुंच गया, वो कैरेक्टर हमारे अंदर आ गया। और जो जीन हमारे मम्मी पापा से या हमारे मदर फादर से हमारे अंदर नहीं आ पाया, वो कैरेक्टर हमारे अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है जीन। और मेंडल ने जीन को जो है जीन नहीं बोला था, मेंडल ने बोला था फैक्टर। ठीक है, जॉनसन ने इसे सबसे पहले जीन टर्म दिया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडल ने जीन को क्या बोला था? तो मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था, और जॉनसन ने इसे सबसे पहले जीन नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में सेकंड टर्म है एलिलोमॉर्फ या एलिल, जिसे हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। युग्म का मतलब होता है पेयर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ये क्या होता है, एक पेयर होता है, यानी एक जोड़ा होता है जिसके अंदर जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म होती है, यानी दो ऑपोजिट फॉर्म होती है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कैरेक्टर तो एक ही है, हाइट, लेकिन हाइट के अंदर दो कंडीशन होती है, या तो वो लंबा होगा या फिर वो छोटा होगा। तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस दो कंडीशन होती है। टॉलनेस को जो जीन कंट्रोल कर रहा है वो कैपिटल टी है, और ड्वार्फनेस को जो जीन कंट्रोल कर रहा है वो स्मॉल टी है। यानी अगर कोई लंबा हो रहा है तो उसके लिए अलग जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर कोई छोटा रह गया तो उसके लिए भी अलग जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो दो जीन के अल्टरनेट फॉर्म होती है जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, कैरेक्टर तो एक ही है ना, हाइट,
तो जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है उन्हें हम एलील बोलते हैं। तो ये जो दोनों अल्टरनेट फॉर्म होती है जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एलील होते हैं। कैपिटल टी जो लंबा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल टी जो छोटा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एलील। थर्ड हमारे पास टर्म है होमोजाइगस और फोर्थ है हेट्रोजाइगस। देखो होमोजाइगस का मतलब होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं समयुग्मकी, और इस सेकंड वाले को हम बोलते हैं विषम युग्मकी। समयुग्मकी का मतलब ये है कि एलील जो है वो आइडेंटिकल हो, यानी दोनों एलील जो साथ में वो एक जैसे हैं। और हेट्रोजाइगस मतलब जो दोनों एलील जो साथ में वो एक जैसे नहीं, वो अलग अलग हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कंडीशन क्रिएट की है कि अगर मैंने मेल लिया है, फादर लिया है, जो कैसा है, फादर प्लांट लिया, जो मैंने मेल प्लांट जो लिया है वो हाइट में लंबा है, यानी उसके अंदर जीन कैसे होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। फीमेल जो मैंने प्लांट लिया है वो भी हाइट में लंबा है, तो उसके अंदर भी जीन कैसे होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, क्योंकि लंबे होने को कंट्रोल कौन करता है, कैपिटल टी। जब मैं इनका क्रॉस करवाऊंगी तो क्या होगा, एक टी यहाँ से आएगा और एक टी यहाँ से आएगा, और जो बच्चा हमारे पास में आएगा या जो न्यू जनरेशन हमारे पास में आएगी, नया पौधा जो हमारे पास में आएगा, उसमें कंडीशन क्या होगी, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, यानी प्योर टॉल। तो यहाँ पर ये दोनों जो एलील है कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, दोनों कैपिटल टी है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। वहीं अगर हम कंडीशन लेते हैं, हम मेल प्लांट को लेते हैं लंबा यानी कैपिटल टी, और फीमेल प्लांट को हम लेते छोटा यानी स्मॉल टी, तो इस कंडीशन में क्या आता है, यहाँ से जो टी आता है वो कैपिटल टी आता, यहाँ से जो टी आता वो स्मॉल टी आता, और इन दोनों के मिलने से जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके अंदर कंडीशन क्या आती, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये दोनों एलील है वो सेम नहीं है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, तो यहाँ पर ये दोनों एलील क्या है, सेम नहीं है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। यानी जब दोनों एलील जो एक साथ है, एक पेयर की फॉर्म में, एक जोड़े की फॉर्म में, वो जब एक जैसे नहीं हो, सेम नहीं हो, तो उस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। और जब दोनों एलील सेम हो, या तो दोनों कैपिटल टी हो या दोनों स्मॉल टी हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में फिफ्थ है फिनोटाइप यानी लक्षण समष्टि जिसे हिंदी में बोलते हैं, और सिक्स है हमारे पास में जीनोटाइप यानी जीन समष्टि। देखो फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी बाहरी लक्षण, कोई भी चीज़ बाहर से दिखने में आपको कैसी दिख रही है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी लिया तो ये कैसा होगा, बाहर से दिखने में लंबा पौधा होगा, टॉल होगा, ठीक है। वहीं हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया तो ये भी दिखने में लंबा ही होगा, क्योंकि जहाँ भी कैपिटल टी आता ना, कैपिटल टी एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, तो जहाँ भी कैपिटल आ गया ना वर्ड कैपिटल टी, तो वो अपना लक्षण दिखाएगा। तो कैपिटल टी का लक्षण क्या है, लंबा होना, तो वो पौधा लंबा होगा। तो यहाँ पर भी कैसा होगा, लंबा ही होगा, टॉल ही होगा। तो ये दोनों जो है वो बाहर से दिखने में सेम है, दोनों लंबे दिख रहे पौधे, लेकिन अंदर से सेम नहीं है। कैसे, क्योंकि एक जो है वो कैपिटल टी है दोनों में, और एक में कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो बाहर से दिखने में तो ये सेम है ना, तो इनका फिनोटाइप सेम है, ये दोनों ही कैसे लंबे, लेकिन इनका जीनोटाइप अलग अलग है, क्योंकि ये अंदर से दिखने में सेम नहीं है। एक के अंदर दोनों कैपिटल टी है और एक के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। जो अंदर से दिखने में कैसा है वो जीनोटाइप है, जीन लेवल पे कैसा दिख रहा है, और बाहर से दिखने में कैसा है वो उसका फिनोटाइप होता है, ठीक है। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं जीनोटाइप, और एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम बोलते हैं फिनोटाइप। एक चीज़ आप ये ध्यान में रखना कि जो कैपिटल से हम जिस वर्ड को दिखाते हैं ना, वो हमेशा डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जहाँ पर भी कैपिटल वर्ड आता है वो अपना लक्षण दिखाता है, वो स्मॉल वाले के लक्षण को दिखाने नहीं देता। तो यहाँ पर अगर कैपिटल टी आ गया है तो वो पौधा लंबा होगा, वो छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी इतना पावरफुल होता है कि वो इसके लक्षण को दबा देता है और वो अपना ही लक्षण दिखाता है। उसके बाद में मैंने सेवंथ लिखा है डोमिनेंट कैरेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी गुण। ये हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब होता है कि वो जो डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कैपिटल टी जो होता है ना वो डोमिनेंट होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। जहाँ भी कैपिटल टी आएगा वो हमेशा अपना लक्षण दिखाएगा, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और यहाँ पर एक और चीज़ हम लिख सकते हैं कि F1 जनरेशन के अंदर जो लक्षण आता है उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। अब F1 जनरेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे हम क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करते ही जो फर्स्ट जनरेशन आती है वो होता है उसका डोमिनेंट कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पर इसमें मैंने क्रॉस करवाए हैं, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड और ये थर्ड।
फर्स्ट में जब मैंने क्रॉस करवाया तो मुझे क्या मिला, लंबा प्लांट मिला। थर्ड में मैंने जब क्रॉस करवाया तो भी मुझे लंबा ही मिला, लेकिन हेटेरोजाइगस है, यहाँ पर होमोजाइगस है। और सेकंड में कैसा मिला मुझे, छोटा प्लांट। तो F1 जनरेशन इससे बोलते हैं कि जो क्रॉस करवाते ही आती है। तो F1 जनरेशन में हमेशा जो कैरेक्टर आता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो डोमिनेंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके मम्मी पापा का जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वही आपके अंदर आएगा। जैसे कि आप ये मान लो कि आपके फादर की हाइट ज़्यादा है और आपकी मदर की हाइट कम है, लेकिन आपकी हाइट ज़्यादा हुई है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके फादर का जो हाइट का कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और आपकी मम्मी का जो हाइट का कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। तो आपके फादर का जो हाइट का कैरेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो आपके अंदर आ गया, और आपकी मम्मी का कैरेक्टर नहीं आ पाया क्योंकि वो कम स्ट्रॉन्ग है, वो रिसेसिव है। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में आता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है, वो डोमिनेंट होता है, पावरफुल होता है, इसलिए वो F1 में जा पाता है। और जो डोमिनेंट पावरफुल नहीं होता वो F1 में नहीं जा पाता। और सेकेंड है रिसेसिव कैरेक्टर, जो F1 में नहीं आता उसे हम रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। देखो मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है जब हम एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाएं। जैसे कि अगर हम इस क्रॉस में देखें तो हमने यहाँ एक ही कैरेक्टर लिया हाइट का, यहाँ पर मैंने दोनों लंबे प्लांट लिए, यहाँ दोनों छोटे प्लांट लिए, यहाँ पर एक लंबा और एक छोटा लिया, लेकिन कैरेक्टर मेरे पास एक ही है, हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ही कैरेक्टर लेके क्रॉस करवाया है, तो ये क्रॉस कैसा होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, ठीक है। वहीं अगर मैं दो कैरेक्टर यहाँ पर लेती, जैसे मैं हाइट भी ले लिया और पौधे का कलर भी ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं हाइट भी लेती कैपिटल टी और पौधे का कलर भी लेती, साथ में आर भी मुझे लिखना पड़ता, स्मॉल टी और साथ में स्मॉल आर, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर मैं लेती तो इससे मैं क्या बोलती, डाई हाइब्रिड क्रॉस। सेकंड में मैंने यही लिखा है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर अब हम सेकंड ले रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड का क्रॉस का मतलब होता है कि जब हम दो पेयर कैरेक्टर लेते हैं, यानी दो जोड़ी लक्षण लेके जब हम उनका क्रॉस करवाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कलर भी लिया और शेप भी लिया, तो मैंने यहाँ पर लिया राउंड और येलो और व्रिंकल और ग्रीन, और मैं इनके बीच में क्रॉस करवा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दो कैरेक्टर लेके क्रॉस करवाऊंगी तो इसे बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक ही कैरेक्टर लिया मैंने हाइट का तो इसे बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं तीन कैरेक्टर ले लूँ, सीड का जो है वो कलर भी ले लूँ, ठीक है, हाइट भी ले लूँ और साथ में और भी कुछ ले लूँ, तो उसे हम बोलेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरीके से मैं बहुत सारे साथ में ले लूँ तो इसे हम बोलेंगे पॉली हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। देखो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, टेस्ट क्रॉस किसे बोलते हैं कि जो भी आपके पास में F1 जनरेशन आती है उसका क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में करवाना, ठीक है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने देखो क्रॉस करवाया, ये एक पेरेंट्स है, ये दूसरा पेरेंट्स है, ये मेल है, ये फीमेल है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब मैं इनका क्रॉस करवाऊंगी तो मेरे पास आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आगे आपको क्या करना है, जो आपके पास में न्यू जनरेशन आई है, जो F1 आई है, उसका क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में करवाना है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस मैं इस स्मॉल टी के साथ में कराऊंगी, तो इसे हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर करवाया है, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऊपर लिखा है कैपिटल टी, ये यहाँ पर मैंने लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर मैंने लिखा है स्मॉल टी जो रिसेसिव पेरेंट्स है, और इनका मैंने क्रॉस करवाया और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास में क्या कंडीशन आती है, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या आता है कि जो भी आपके पास में F1 जनरेशन आई है उसका क्रॉस वापस उसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करवा दो। रिसेसिव मतलब जो स्मॉल से लिखा जाता है, जो कमज़ोर होता है, और डोमिनेंट का मतलब जो कैपिटल से लिखा जाता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस मैंने इसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में करवा दिया, और मुझे कंडीशन ये मिलती 50% टॉल और 50% डॉर्फ। उसके बाद सेकंड है मेरे पास में बैक क्रॉस। देखो दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस लगभग सेम ही होते हैं। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि F1 जनरेशन जो भी आपके पास में आई है उसका क्रॉस उसके किसी भी एक पेरेंट्स के साथ करवा दो, चाहे डोमिनेंट के साथ करवाओ चाहे रिसेसिव के साथ करवाओ। यहाँ पर आपको बोला नहीं गया है कि आप डोमिनेंट के साथ ही करवाओ या रिसेसिव के साथ ही करवाओ, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको बोला गया था कि आपको रिसेसिव के साथ ही करवाना है। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जब F1 का क्रॉस रिसेसिव के साथ करवाते हैं, ठीक है। और बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब F1 जो जनरेशन आपके पास में आई है उसका क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट्स से वापस करवा दो। तो यहाँ पर ये देखो, इस कंडीशन को देखो आप,
यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पेरेंट्स जो है लिया है वो मैंने लिया है कैपिटल टी, दूसरा पेरेंट्स मैंने लिया स्मॉल टी। सबसे पहले मैं इनका क्रॉस करवाऊंगी तो मेरे पास आएगी F1, ये मेरे पास F1 आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब मैं क्या करूँगी, एक बार तो इसका क्रॉस इसके साथ करवाऊंगी, दूसरी बार मैं इसके साथ करवाऊंगी, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स के साथ करवा सकते हैं हम, बैक क्रॉस का मतलब यही होता है। तो एक बार मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस जो है कैपिटल टी के साथ करवाऊंगी। ये मैंने यहाँ पर करवाया इस कंडीशन में, फर्स्ट वाले के अंदर। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है कैपिटल टी, यहाँ लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब मैं इनको आपस में मैच करूँगी तो ये मेरे पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, एक बार ये टी यहाँ लिखूँगी, एक बार ये टी यहाँ लिखूँगी, एक बार ये टी, एक बार ये टी, मैच कर करके मैंने लिख दिया। दूसरी बार मैंने इसके साथ करवा दिया। ठीक है, उसके बाद में 15 नंबर है मेरे पास में रेसिप्रोकल क्रॉस, व्युत्क्रम संकरण। रेसिप्रोकल का मतलब होता है चेंज करना, यानी पहले जो मदर था उसको हमने अब फादर, वो कंडीशन अब हमने फादर में ली है, और पहले जो फादर की कंडीशन थी वो अब हमने मदर में ली है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेरेंट्स जो है उनको चेंज कर देते हैं। जैसे फर्स्ट वाली जो मेरी कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन में क्या लिया था, ये जो साइन होता है ना, ये वाला जो इस तरीके से एरो बनाते हैं, ये मेल को दिखाता है यानी फादर को, और ये जो कंडीशन होती है जिसके नीचे हम प्लस बनाते हैं, ये फीमेल को दिखाता है यानी मदर को। तो आपको ये साइन भी पता होने चाहिए कि जहाँ पर ये ऊपर ये एरो बनता है ये मेल का साइन होता है फादर का, और जहाँ पर ये नीचे की तरफ प्लस बनाते हैं हम, ये फीमेल का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने मेल लिया था कैपिटल टी, और फीमेल लिया था मैंने स्मॉल टी, और इन दोनों को क्रॉस करवाया। सेकंड कंडीशन में मैंने चेंज कर दिया, मैंने मेल को स्मॉल टी ले लिया और फीमेल को कैपिटल टी ले लिया, और फिर मैंने क्रॉस करवाया। तो इस तरीके का जो क्रॉस होता है ये रेसिप्रोकल क्रॉस है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पेरेंट्स को चेंज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा F1 का पूरा नाम होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, हम शॉर्ट में बोलते हैं F1 जनरेशन, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो F1 किसको बोलते हैं, द फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस बाय द क्रॉस पेरेंट्स। F1 किसे बोलते हैं, जब भी हम पेरेंट्स का क्रॉस करवाते हैं तो उससे जो जनरेशन आती है उसे हम F1 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा मैंने F2 को बोलते हैं हम सेकंड फीलियल जनरेशन। F2 का मतलब होता है प्रोड्यूस बाय द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में F1 आई ना उसका फिर से जब हम क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने F1 का फिर से इसके पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाया, या फिर हम F1 का वापस इसी सेम के साथ ही क्रॉस करवा दें, तो वो जो जनरेशन आती है उसको हम F2 बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारी ये F1 जनरेशन आई है ना, इसका जब हम फिर से क्रॉस करवाएंगे तो वो जो अगली वाली जो जनरेशन आएगी उसे हम F2 बोलते हैं। उसके बाद में मैंने लिखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे उसका जो रेशियो आएगा उसको हम मोनो हाइब्रिड रेशियो बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड मतलब जब एक ही कैरेक्टर लेके क्रॉस करवा रहे हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पर हमने पढ़ा था ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये लिखा है मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, ट्रॉली हाइब्रिड। तो जब हम एक ही कैरेक्टर लेते हैं और उसका जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और जब हम दो कैरेक्टर लेके उसका क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उसका जो रेशियो आता है उसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड रेशियो। रेशियो का मतलब ये उसमें कितने लंबे पौधे हुए, कितने छोटे हुए हैं, 50% लंबे हुए, 50% छोटे हुए, या 75% लंबे हुए, 25% छोटे हुए हैं। ठीक है, ये रेशियो होता है। तो यहाँ पर हमने ये सारी जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है कि इनके वर्ड के मतलब क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए थे। थैंक यू।